In this lecture, we are going to discuss about chapter number 5 numerical problems. 5.1 की बात करते हैं. A steel wire of the length 2 meters. अब सबसे पहले हमें एक स्टील वायर की लेंथ बता दी गई है एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया भी हमें गिवन है 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -6 meter square is stretched by a force of 400 Newton. If the Young's modulus of the steel is 2 into 10 raised to power 11 Newton per meter square, calculate the extension of the wire. यानी वायर में कितनी एक्सटेंशन आएगी, डेल्टा एल यानी चेंज इन द लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है. सबसे पहले लिखते हैं गिवन, हमें क्या क्या चीजें बताई जा रही हैं वो मेंशन कर लेते हैं. सबसे पहले हमें बताई गई है लेंथ, ओरिजिनल लेंथ है ये. तो लेंथ के लिए मैं कैपिटल एल का वर्ड इस्तेमाल कर लेता हूं. दिस इज 2 मीटर्स. उसके बाद हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया भी बताया गया है. एरिया कितना है, 2 इंटू कैपिटल ए से डिनोट कर लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -6 मीटर स्क्वायर. और फिर फोर्स भी गिवन है हमें. फोर्स की वैल्यू है 400 न्यूटन. इसको भी मैं यूं लिख लेता हूं 4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 2, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर 10 की पावर्स काफी हैं, इजीली सिंप्लीफाई हो जाएगा. यंग्स मॉड्यूलस भी गिवन है, वो भी लिख लें. यंग्स मॉड्यूलस किसका, स्टील का. तो यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील यानी y की वैल्यू हमें गिवन है 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. और हमें फाइंड आउट क्या करनी है, एक्सटेंशन. तो चलते हैं रिक्वायर्ड में. मैंने हेडिंग बनाई सबसे पहले रिक्वायर्ड, और इसके अंदर हम वर्ड लिख देंगे जो चीज हमें फाइंड आउट करनी है, दैट इज एक्सटेंशन. एक्सटेंशन का मतलब है लेंथ में कितना चेंज आएगा, मतलब चेंज इन द लेंथ यू हैव टू फाइंड. अब सोचें यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला, उसी को हम यूज करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे. तो चलते हैं कैलकुलेशंस में, और यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला सबसे पहले जहन में लेके आए. एज वी नो यंग्स मॉड्यूलस आपने पढ़ा था स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन. सबसे पहले मैं यहां पर लिख देता हूं, आप डायरेक्टली फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं. स्ट्रेस ओवर कौन सी स्ट्रेन होती है, ये टेंसाइल स्ट्रेन. और फिर आप स्ट्रेस का फॉर्मूला F ओवर A, और टेंसाइल स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ. ओरिजिनल लेंथ को आप L नॉट भी कह सकते हैं, ठीक है. अगर आपने यूं यूज करना है तो गिवन के अंदर भी L नॉट कर दें. अब यहां से आपने फाइनल फॉर्मूला पढ़ा था यंग्स मॉड्यूलस का, वो बना था F ओवर A, और ये रेशो ऊपर जाके इन्वर्ट हो गई थी L नॉट डिवाइडेड बाय डेल्टा L. दिस इज द फॉर्मूला फॉर यंग्स मॉड्यूलस. अब यहां से डेल्टा एल बहुत इजीली निकल आएगा. डेल्टा एल को इस तरफ ले आए, y इस तरफ आके इसकी जगह पे आ जाएगा. सो वी कैन से कि हमारे पास रिलेशन आ जाएगा डेल्टा एल का F ओवर A, और यहां पर L नॉट एज इट इज, और डिवाइडेड बाय आ जाएगा y, ठीक है. अब वैल्यूज पुट कर दें. फोर्स की वैल्यू हमारे पास 400 थी क्वेश्चन में, मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 2. ओरिजिनल लेंथ थी 2 मीटर्स, डिवाइडेड बाय सबसे पहले एरिया हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन था 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -6, और यंग्स मॉड्यूलस है 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर +11. सिंपली यहां पर ये 2 को इस 2 से कैंसिल करें, यहां पर 4 ओवर 2 क्या बनेगा 2, और बाकी 10 की पावर्स देख लें क्या बनती है. ऊपर 2 है, नीचे वाला 6 ऊपर जाके पॉजिटिव, और 11 ऊपर जाके नेगेटिव. क्या बनेगा ये 2 + 6 आपके पास 8 आ जाएगा. 8 में से 11 माइनस किए -3 आ जाएगा. इसका मतलब ये हुआ कि आपका रिजल्ट बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -3. अब चूंकि एक्सटेंशन की बात हो रही थी, चेंज इन द लेंथ, तो रिजल्ट होगा इन मीटर्स. ये भी आंसर आपका ठीक है, या आप इसको 2 मिलीमीटर भी लिख सकते हैं, क्योंकि 10 रेज टू पावर -3 का मतलब ही क्या होता है, मिली. सो आपका ये होगा फाइनल रिजल्ट. दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सटेंशन. लास्ट में मैं लिखने जा रहा हूं रिजल्ट. तो मैंने रिजल्ट की हेडिंग बनाई, और वहां पर यही चीजें मैं लिख देता हूं कि हमने क्या फाइंड आउट किया है. मैं लिखूंगा रिक्वायर्ड एक्सटेंशन, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर वर्ड था एक्सटेंशन, तो मैं भी वही यूज करूंगा. रिक्वायर्ड एक्सटेंशन इज कितनी निकली मेरे पास, 2 मिलीमीटर, या 2 इंटू 10 रेज टू पावर -3 मीटर्स. बहुत सिंपल क्वेश्चन था. हमें डाटा गिवन था जिसके अंदर हमें लेंथ, एरिया,
फोर्स और यंग्स मॉड्यूलस गिवन था, वी हैव टू फाइंड एक्सटेंशन। मैंने यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला यूज किया, उसके अंदर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया, वहां से इजीली मेरे पास एक्सटेंशन निकल आई। दिस इज टोटली अबाउट दिस न्यूमेरिकल। सेकेंड न्यूमेरिकल की बात करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2, अ स्प्रिंग विद अ स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ 200 न्यूटन पर मीटर, ओके, इज स्ट्रेच्ड बाय 0.5 मीटर। 0.5 मीटर उसे स्ट्रेच किया, यानी उसमें एक्सटेंशन आ गई। फाइंड द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग। लिखते हैं सबसे पहले डेटा। हमें दो चीजें बताई जा रही हैं, सबसे पहले मैं वही मेंशन करूंगा। हमें क्या बताया? सबसे पहले स्प्रिंग कांस्टेंट, जिसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट। और स्प्रिंग कांस्टेंट को सिंबॉलिकली मैंने बोला हम लिखेंगे के, और ये हमें गिवन है 200 न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर इसका यूनिट होता है। इज स्ट्रेच्ड बाय 0.5, यानी ये एक्सटेंशन है, हमने स्ट्रेच किया है ना उस स्प्रिंग को, तो कितनी एक्सटेंशन है उसको मैं एक्स कह लेता हूं, वो हमें गिवन है 0.5 मीटर्स। हमें फाइंड आउट क्या करना है? मुझे फाइंड आउट करना है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ये हमें क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। तो यहां पर क्या हेडिंग रख लेते हैं? रिक्वायर्ड। जो चीज आपको फाइंड आउट करनी है वो रिक्वायर्ड के अंडर लिख लें या टू फाइंड लिख लें, इट्स अप टू यू। अब चलते हैं कैलकुलेशंस की जानिब। तो सोचें कैलकुलेशंस में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होना चाहिए। फौरन आपके जहन में आएगा जो आपने पढ़ा हुआ है कि एज वी नो यहां पर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है दैट इज 1/2 k इंटू एक्स का स्क्वायर। इसमें वैल्यूज पुट कर दें। 1/2 k की जगह क्या पुट करेंगे? 200, और x कितना है हमारे पास? 0.5। सिंपल पकड़ें कैलकुलेटर। सबसे पहले 200 को 2 पे डिवाइड करेंगे, आपके सर ये तो 100 आता है। 0.5 का स्क्वायर ले लें, 0.25 होगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, आपका रिजल्ट आ जाएगा 25। और पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जाउल। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास निकल आई 25 जाउल्स। दिस इज द आंसर। इसी चीज को हम लिखने जा रहे हैं रिजल्ट में। तो सबसे पहले मैंने रिजल्ट की हेडिंग बनाई और वहां पर हम लिख देंगे कि क्या फाइंड आउट करनी थी मुझे? रिक्वायर्ड लिख देता हूं। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज कितनी निकली मेरे पास? 25 जाउल्स। दिस इज द आंसर। इंतहाई आसान क्वेश्चन था। बेसिकली हमने सिर्फ और सिर्फ ये किया कि हमें क्वेश्चन के अंदर स्प्रिंग कांस्टेंट भी गिवन था, एक्सटेंशन भी गिवन थी। वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, उसका फॉर्मूला यूज किया, सीधी सीधी वैल्यूज पुट की और मेरे पास आंसर आ गया। दैट्स इट। न्यूमेरिकल नंबर 3 की बात करते हैं। अ कॉपर वायर ऑफ 3 मीटर लेंथ, हमें लेंथ गिवन है 3 मीटर्स, ओके। फिर कहता है एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर इज सब्जेक्टेड टू द फोर्स। हमें फोर्स भी गिवन है 500 न्यूटन। कैलकुलेट द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। हमें दो चीजें फाइंड आउट करनी है, स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोड्यूस इन द वायर, और हमें कॉपर का यंग्स मॉड्यूलस भी यहां पर गिवन है 1.1 इंटू 10⁻11। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं गिवन के हमें क्या चीजें बताई जा रही हैं। ओके, सबसे पहले लिखते हैं हमें जो चीज बताई जा रही है वो लेंथ है। तो लेंथ के लिए मैं ओरिजिनल लेंथ है L0 लिख देता हूं, दैट इज 3 मीटर्स। उसके बाद हमें एरिया भी गिवन है। एरिया हमें गिवन है 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, और फोर्स भी गिवन है। फोर्स हमें गिवन है 500 न्यूटन्स। आप इसको भी लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² न्यूटन्स। ओके, कैलकुलेट द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड, और हमें यंग्स मॉड्यूलस गिवन है कॉपर का, वो भी लिख लेते हैं। यंग्स मॉड्यूलस कितना गिवन है हमें कॉपर के केस में? सबसे पहले यंग्स मॉड्यूलस के लिए वाई सिंबल, और वो गिवन है 1.1 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और मुझे दो चीजों को फाइंड आउट करना है। उसके लिए हेडिंग लिख लें रिक्वायर्ड, और वहां पर हम लिखेंगे रिक्वायर्ड की हेडिंग में नंबर 1 मुझे फाइंड आउट करना है स्ट्रेस। स्ट्रेस के लिए हम यूं सिग्मा सिंबल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है स्ट्रेन।
स्ट्रेन के लिए हम इस तरह का सिंबल इस्तेमाल करते हैं, जस्ट लाइक एप्सिलॉन समझ लें। ठीक हो गया। अब चलते हैं कैलकुलेशन की जानिब। सो कैलकुलेशन में सबसे पहले स्ट्रेस फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला सोचें। तो आप फौरन कहेंगे सर स्ट्रेस का फॉर्मूला तो हमने पढ़ा था फोर्स पर यूनिट एरिया, तो वही अप्लाई कर दें। सो स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। फोर्स कितनी गिवन है क्वेश्चन के अंदर हमें? 500 यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 2, और एरिया है 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -6। तो सिंपल आपके पास 5/1 5 आ जाएगा, और 10 की पावर 6 ऊपर जाके 2 में ऐड होके बनेगी 8, और ये बनेगी आपके पास स्ट्रेस, और इसका यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये आपका पहला आंसर तो बहुत इजीली निकल आया। अब स्ट्रेन निकालने के लिए, स्ट्रेन होता है हमारे पास बेसिकली चेंज इन द लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। इस क्वेश्चन में ओरिजिनल लेंथ तो गिवन है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हमें चेंज इन द लेंथ नहीं गिवन, तो मैं इस फॉर्मूले की मदद से स्ट्रेन नहीं निकाल सकता। हाँ, एक फॉर्मूला मैं और यूज कर सकता हूं। एज वी नो y इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। ये बेसिकली ऊपर वाली चीज क्या है? स्ट्रेस है। आप पहले डायरेक्टली वर्ड भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, फिर मैंने सिंबॉलिकली भी साथ लिख दिया। अब इनमें वैल्यूज पुट करके यहां से स्ट्रेन अगर मैं इस तरफ ले आऊं तो आपके पास आ जाएगा स्ट्रेस डिवाइडेड बाय यंग्स मॉड्यूलस। इसमें वैल्यूज पुट कर दें। स्ट्रेस कितनी है हमारे पास? अभी फाइंड आउट की हमने 5 × 10 रेज़ टू पावर 8, और यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी 1.1 × 10 रेज़ टू पावर 11। तो सबसे पहले हम पकड़े कैलकुलेटर और 5 को 1.1 के साथ कर दें डिवाइड, तो ये बनेगा 4.545 4.545, और 10 की पावर 11 जब ऊपर जाके माइनस होगी 8 में से, तो ये -3 बनेगा। वैसे तो यही आंसर है आपके पास। आप इसको जब सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे, डेसिमल 3 डिजिट पीछे जाना होगा ड्यू टू दिस -3 पावर, तो ये बनेगा 0.004545। ये बेसिकली तो 45 ही काफी है, और ये आपके पास आ गया स्ट्रेन की वैल्यू। स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि ये रेशो है दो तरह की लेंथ में, इसी वजह से इसका कोई यूनिट मेंशन नहीं किया जाता। अब यही चीज मैं लास्ट पे लिखने जा रहा हूं रिजल्ट की हेडिंग बना के। तो सबसे पहले बनाए हेडिंग रिजल्ट, और उसमें दोनों चीजें लिख दें। सो क्या क्या चीजें हमें चाहिए थी? सो स्ट्रेस, एंड हमें दूसरी चीज क्या चाहिए थी? स्ट्रेन। क्या निकली है? 1 बाय 1 सीक्वेंस में लिख देता हूं। आर, स्ट्रेस की वैल्यू मेरे पास आई है 5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 8, और उसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड और स्ट्रेन की वैल्यू है 0.0045। ठीक है, और इसका कोई भी यूनिट नहीं होता। इन शॉर्ट इस क्वेश्चन के अंदर हमें जो डाटा गिवन था उसमें ओरिजिनल लेंथ थी, उसमें एरिया था, उसमें फोर्स थी, और यंग्स मॉड्यूलस था। तो उसमें से फोर्स और एरिया को यूज करते हुए मैंने सबसे पहले स्ट्रेस को फाइंड आउट किया, फोर्स ओवर एरिया, और फिर उसी स्ट्रेस को यूज करते हुए स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन के रिलेशन से मैंने यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला लिखा, और वहां से स्ट्रेन की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। दिस इज टोटली अबाउट दिस न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल नंबर 4 की बात करते हैं। अ ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ मास 10 किलोग्राम, हमें मास गिवन है 10 kg, एंड द डेंसिटी ऑफ 600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज फ्लोटिंग इन वाटर। वो पानी में फ्लोट कर रहा है। ओके, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन अपने जहन में जरा ले आए। कैलकुलेट द बायोंट फोर्स, ये बेसिकली अपथ्रस्ट फोर्स है एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, और डेंसिटी ऑफ वाटर भी हमें बता दी गई है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, भी हमें वैसे भी पता होनी चाहिए। तो क्या करें, हम यहाँ पर हेडिंग बनाते हैं सबसे पहले गिवन, और लिखते हैं जो जो चीजें हमें बताई जा रही हैं। सबसे पहले हमें मास बताया गया, और मास की वैल्यू हमें बता दी गई है 10 किलोग्राम्स। ओके, 10 kg। उसके बाद हमें डेंसिटी भी बताई गई है। तो ये जो डेंसिटी है उस ब्लॉक की, डेंसिटी ऑफ ब्लॉक, इस डेंसिटी के लिए मैं, डेंसिटी का सिंबल रो होता है, रो 1 कह लेता हूं क्योंकि आगे पानी की भी गिवन है। 600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, इसी तरह हमें डेंसिटी ऑफ वाटर भी गिवन है, वो भी लिख लें, डेंसिटी ऑफ वाटर, और उसको रो 2 कह लें यहां पर, दैट इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और मुझे करना क्या है, ये बायोंट फोर्स फाइंड आउट करनी है, मींस अपथ्रस्ट फाइंड आउट करनी है। बहरहाल मैं क्वेश्चन वाला वर्ड ही लिखूंगा। सो बायोंट फोर्स
और उसके लिए मैं यहाँ पर एफ ही मेंशन कर रहा हूँ। एफ फोर्स का सिंबल होता है और यहाँ पर हेडिंग क्या है, रिक्वायर्ड की। ओके, अब सोचें 2 मिनट के लिए कैलकुलेशंस में हमें क्या करना है। कैलकुलेशंस में आप थ्रस्ट का फॉर्मूला यूज करें या कोई और कॉन्सेप्ट यूज करना होगा मुझे। तो सबसे पहले तो हेडिंग बना लेना कैलकुलेशंस। क्या करें सबसे पहले, यहां पर क्वेश्चन के अंदर एक स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट थी। उसने यहां पर लिखा था कि फ्लोटिंग इन वाटर। फ्लोटिंग इन वाटर का मतलब क्या होता है, यहां पर मैं लिखता हूं कि फॉर फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट करे, फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट, याद रखिएगा जो बॉयवेंट फोर्स होती है वो किसके इक्वल होती है, दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेट, W पूरा लिख देता हूं, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब है ये वाली फोर्स तो वेट के बराबर है। और प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन यही तो होता है कि जब भी कोई बॉडी फ्लोट करती है तो उसके ऊपर कितनी अपथ्रस्ट लगती है, जितना वो उसका अपना वेट होता है। आमतौर पे तो ये फॉर्मूला है ना कि अपथ्रस्ट कह लें या बायोएंट फोर्स जो है दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन हमें ये कहता है कि कितनी फोर्स लगेगी, जितना बॉडी का वेट है। अगर बॉडी फ्लोट कर रही है, शर्त है फ्लोट करना, ठीक है, तो वेट के बराबर है। तो वेट तो बहुत आसान है निकालना। W की जगह लिख दें mg। m कितना क्वेश्चन में है, 10 है। g की वैल्यू आप वैसे ही जानते हैं 9.8। तो ये तो क्वेश्चन ही बहुत इजी हो गया, 98 न्यूटन। मेरे पास रिजल्ट आ गया। मतलब जो क्वेश्चन के अंदर मुझे डेंसिटीज गिवन थी ना ऑब्जेक्ट की और पानी की, वो मुझे यूज ही नहीं करनी पड़ी। मुझे प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन का कॉन्सेप्ट यूज किया मैंने और वहीं से मैंने ये बॉयवेंट फोर्स फाइंड आउट कर ली। और यही चीज अब मैं लास्ट पे लिख दूंगा रिजल्ट में। सो रिक्वायर्ड फोर्स इज, सो रिक्वायर्ड क्या फाइंड आउट की हमने, फोर्स या बायोएंट फोर्स जो भी आप वर्ड लिख सकते हैं, इज 98। इन शॉर्ट इस क्वेश्चन में क्या किया, हमें क्वेश्चन के अंदर मास, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और हमें डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन थी। वी हैव टू फाइंड द बायोएंट फोर्स। मैंने क्या किया, यहां पर फ्लोटेशन का कॉन्सेप्ट यूज किया जो क्वेश्चन में गिवन था। तो मैंने लिखा फॉर फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट जो फोर्स होती है ना बायोएंट फोर्स, वो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल होती है। और वहां से मैंने वेट फाइंड आउट करके इजीली आंसर मेंशन कर दिया। सो सिंपल। न्यूमेरिकल नंबर 5 की बात करते हैं। वाटर फ्लोज थ्रू अ पाइप विद द डायमीटर ऑफ 0.05 मीटर एट द वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, इफ द पाइप नैरोज, पाइप नैरो हो गया है टू द डायमीटर ऑफ 0.03 मीटर, देन कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द वाटर एट द नैरो सेक्शन। यानी लेट से हमारे पास एक पाइप है कुछ इस तरह, आगे जाके उसका नैरो हो जाएगा डायमीटर। तो इस तरह समझ लें, ये मैंने एक डायग्राम बनाई। तो यहां पर आपको जो डायमीटर है वो ज्यादा नजर आ रहा है और यहां पर आपको डायमीटर कम नजर आ रहा है। जो ज्यादा वाला है वो 0.05 मीटर है और जो कम वाला है वो 0.03 मीटर है। यहां पर जो वेलोसिटी है वाटर के फ्लो करने की वो हमें 2 मीटर पर सेकंड बता दी है और यहां वाली वेलोसिटी हमसे पूछी गई है। ये कुछ क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बनता है। तो हमने फॉर्मूला तो पढ़ा हुआ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, यानी द प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी किसी एक एंड पे एंड सिमिलरली द प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी दूसरे एंड पे, ये सेम होता है। लेकिन आप क्वेश्चन में कह सकते हैं कि सर एरिया तो गिवन ही नहीं है, हमें तो डायमीटर गिवन है। तो भाई डायमीटर से एरिया निकालना कोई मसला नहीं है, अभी निकाल लेते हैं। लेकिन उससे पहले लिखते हैं डाटा। सबसे पहले मैं हेडिंग बनाता हूं गिवन। तो गिवन में जो जो चीजें बताई जा रही हैं वो हम मेंशन कर लेते हैं। पहले हमें 2 डायमीटर्स हैं, एक हम लार्ज डायमीटर लिख लेते हैं, लार्ज डायमीटर, और डायमीटर के लिए मैं डी सिंबल इस्तेमाल कर लेता हूं। तो इसको मैं D1 कह लेता हूं, 0.05 मीटर्स। हमें वेलोसिटी भी गिवन है इसी एंड पे। सो वेलोसिटी के लिए यानी इसी एंड पे जो वेलोसिटी है उसके लिए मैं V1 कह देता हूं, वो 2 मीटर पर सेकंड है। फिर जो नैरो साइड है यानी स्मॉल डायमीटर है वो 0.03 गिवन है क्वेश्चन में, वो भी लिखें स्मॉल डायमीटर। और वो हमें गिवन है, उसे D2 कह लें, 0.03 मीटर्स। और मुझे करनी क्या है, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। वेलोसिटी कहां पर, उसने क्वेश्चन में लिखा नैरो पोर्शन में, यानी वेलोसिटी एट नैरो सेक्शन, यानी स्मॉल डायमीटर वाला पोर्शन। वेलोसिटी एट नैरो सेक्शन।
क्योंकि पहली वाली जो वेलोसिटी थी ये कौन सी थी, लार्ज डायमीटर वाली, यानी जो वाइड सेक्शन है। बहरहाल इस वेलोसिटी को आप v2 कह लें, या आपने फाइंड आउट करनी है। और हेडिंग यहां पर क्या होनी चाहिए, रिक्वायर्ड, यानी मुझे क्या फाइंड आउट करना है। अब चलते हैं हम कैलकुलेशंस की जानिब। तो मैंने हेडिंग बनाई कैलकुलेशंस। तो सोचें 2 मिनट के लिए क्या रिलेशन होता है। तो एज वी नो, या यूजिंग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, फॉर्मूला होता है A1V1 इज इक्वल टू A2V2, यानी एरिया और जो वेलोसिटी का प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट होता है। अब एरिया क्या होता है भाई, एरिया की जगह यूज करते हैं हम पाई आर स्क्वायर। अब आप कहेंगे सर एरिया होता है बेसिकली पाई आर स्क्वायर, हमें आर भी नहीं गिवन, तो फिर आर की जगह डायमीटर का हाफ पुट कर दो, तो ये बनेगा पाई इंटू d/2 का स्क्वायर। तो असल में ये ओवरऑल क्या बनता है, पाई d²/4। तो यहां पर मैं यही लिखूंगा, A1 की जगह लिखूंगा पाई इंटू d1²/4 और साथ V1, ये एरिया का रिलेशन लिखा मैंने, इज इक्वल्स टू पाई इंटू d2² / 4 और साथ आ जाएगा V2, ये मैंने दूसरे एरिया का रिलेशन लिख दिया। और ये जस्ट साइड पे एक रफ वर्क है, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर साइड पे लिख सकते हैं यही दो चीजें हिंट के तौर पे। यूं आप इस साइड पे राइट साइड पे लिख लें इस तरह 3 डॉट्स लगा के, यानी दिस इज एक्सप्लेनेशन। ओके, अब क्या होगा दोनों तरफ, सबसे पहले ये पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, 4 4 से भी कैंसिल हो जाएगा। अब वैल्यूज पुट कर दें, d1 है 0.05 उसका स्क्वायर, और v1 है 2, d2 है 0.03 इसका भी स्क्वायर, और साथ है v2। तो सबसे पहले काम करें, 0.05 है इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 और साथ इधर आके डिवाइड हो जाएगा 0.03 का स्क्वायर। यहां पर किसके इक्वल आ गया, ये v2 के इक्वल आ गया। अब आप सिंपल कैलकुलेटर पकड़ें, 0.05 का स्क्वायर लें, उसको 2 से मल्टीप्लाई करें, जो भी आंसर आता है उसको 0.03 के स्क्वायर पे डिवाइड कर दें। ठीक है, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी 5.55 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी एट द नैरो सेक्शन। ठीक है, सिंपल आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर लें, 0.03 का स्क्वायर लें, दोनों को डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो V2 आपके पास निकल आएगा और यही हमारा रिजल्ट होगा। तो लास्ट पे हेडिंग बनाए रिजल्ट की और वहां पे लिख दें कि सो वेलोसिटी, मुझे फाइंड आउट करनी थी वेलोसिटी कहां पे, एट नैरो सेक्शन, यानी नैरो वाली जो साइड है उस सेक्शन में वेलोसिटी क्या है। तो वेलोसिटी एट नैरो सेक्शन इज 5.55 मीटर पर सेकेंड। पहले वाले सेक्शन में वेलोसिटी कितनी थी हमारे पास, 2 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वहां पे डायमीटर ज्यादा था। जहां डायमीटर कम हुआ मतलब एरिया कम हुआ, तो वहां वेलोसिटी 2 से ज्यादा ही निकलनी थी, तो वो 5.55 आ गई। तो सिंपल इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, हमें दो तरह के डायमीटर्स गिवन थे, हमें एक एंड पे वेलोसिटी गिवन थी और दूसरे नैरो सेक्शन में मुझे वेलोसिटी फाइंड आउट करनी थी। मैंने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को यूज किया, A1V1 इज इक्वल टू A2V2, और उसमें मैंने एरिया को डायमीटर से रिप्लेस किया और वहां से मैंने सॉल्व करते हुए वेलोसिटी एट द नैरो सेक्शन इजीली फाइंड आउट कर ली। दिस इज टोटली अबाउट दिस न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल नंबर 6 की बात करते हैं। वाटर फ्लोज थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पाइप, पाइप कौन सा है, हॉरिजॉन्टल है, ओके, विद द वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एंड प्रेशर कितना है, 2,200,000 पास्कल एट पॉइंट 1, यानी एक जगह पे। फिर कहता है एट द नोजल पॉइंट 2, यानी दूसरी जगह पे एक नोजल है, द प्रेशर डिक्रीजेस टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर 101,300 पास्कल एंड वेलोसिटी इंक्रीजेस टू 14 मीटर पर सेकेंड। ऑब्वियसली प्रेशर अगर डिक्रीज हुआ है तो वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि एरिया कम होगा उस साइड पे, नोजल वाली साइड पे। ओके, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ वाटर एग्जिटिंग द नोजल। इस क्वेश्चन के अंदर ना एक टेक्निकल मिस्टेक है, उसने ये वेलोसिटी ऑलरेडी आपको बता दी है उस एंड पे, लेकिन हमसे पूछ भी रहा है। इसका मतलब हमारा जो आंसर है बेसिकली वो अराउंड 14 ही निकलेगा। सो देयर इज अ मिस्टेक इन द क्वेश्चन। आपको फौरन ये चीज आइडिया हो रहा होगा कि एक एंड पे वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड है, दूसरे पे 14 है, तो फिर दूसरे एंड पे वेलोसिटी पूछने का मकसद क्या है उसका, तो 14 उसे नहीं बतानी चाहिए थी, हमसे पूछनी चाहिए थी। तो बहरहाल हम यही सपोज करते हैं कि ये 14 हमें नहीं गिवन और मैं ये 14 को कैलकुलेट करता हूं। ठीक है, यही हो सकता है इस क्वेश्चन में। डेंसिटी ऑफ वाटर हमें 1000 गिवन है, तो सबसे पहले डाटा लिखते हैं। गिवन क्या लिखूं जी, सबसे पहले हमें क्या क्या चीजें बताई जा रही हैं। सबसे पहले हमें वेलोसिटी है एट पॉइंट 1 में, यहां पर लिख देता हूं पहले, एट पॉइंट
1, यानी पहले पॉइंट पे हमें वेलोसिटी, हेडिंग बना रहा हूं मैं एट पॉइंट 1 की, तो इस वेलोसिटी को मैं v1 कह दूंगा और ये हमें बता दी गई है 3 मीटर पर सेकेंड और यहां पे हमें प्रेशर की वैल्यू भी बता दी गई है। सो प्रेशर वो हमें बताया जा रहा है, इसको मैं P1 कह लेता हूं एंड दैट इज 200,000 यानी 2 लाख पास्कल की वैल्यू है। सिमिलरली एट पॉइंट 2 अब मैं लिखने जा रहा हूं एट पॉइंट 2, यानी अब दूसरे पॉइंट पे बात हो रहे हैं जहां पर नोजल है, वहां पर क्या है आपके पास जो प्रेशर है 101,300 है। सो प्रेशर हमें क्या गिवन है, उसको P2 कह लें, दैट इज 101,300 जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसी के बराबर है और हमें वहीं पे क्या करना है, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो मुझे क्या फाइंड आउट करनी है, वेलोसिटी। क्वेश्चन के अंदर क्या वर्डिंग थी, उसने बोली कैलकुलेट द वेलोसिटी एग्जिटिंग द नोजल, तो मैं ये भी यही लिख देता हूं वर्ड, वेलोसिटी एग्जिटिंग द नोजल। तो अब वो वेलोसिटी क्या होगी, उसको v2 कह लें। यहां आप क्वेश्चन के अंदर अगर v2 लिख रहे हैं 14 मीटर पर सेकेंड, यहां पर लेट से मैं लिख देता हूं v2, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है 14 मीटर पर सेकेंड, तो फिर इसे v2 डैश कह लें। तो बहरहाल इट्स अप टू यू, मैं नॉर्मली ये v2 लिखना प्रेफर नहीं करूंगा, ठीक है, आप इसी को v2 रखेंगे, ठीक है, इसी तरह आप इसे सॉल्व करेंगे। ये हेडिंग बनी आपकी रिक्वायर्ड की, रिक्वायर्ड। उसके अलावा हमें डेंसिटी भी गिवन है वाटर की, वो आप गिवन में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वैसे भी आपको याद होनी चाहिए। सो नाउ मूव टू कैलकुलेशंस। क्या करें, सोचें हॉरिजॉन्टल पाइप के केस में क्या फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। हमने बर्नौलीज रिलेशन पढ़ा था, एज वी नो P1 प्लस 1/2 रो इंटू V1 का स्क्वायर। आगे मैं प्लस रो GH नहीं लिख रहा क्योंकि यहां पर आना है रो GH और दूसरी साइड पे भी रो GH ही बनना है क्योंकि हाइट सेम है, वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये जरूरत नहीं है लिखने की आपको। इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, P2 प्लस 1/2 रो इंटू V2 का स्क्वायर। यहां से V2 मैं बड़े आराम से फाइंड आउट कर लूंगा। तो चलते हैं वैल्यूज को पुट करने में। P1 200,000 प्लस 1/2 रो कितना है 1000 और वेलोसिटी कितनी हमें क्वेश्चन के अंदर V1 की वैल्यू गिवन थी 3, तो वेलोसिटी का स्क्वायर है यानी 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 101,300 प्लस 1/2 रो की वैल्यू 1000 और V2 का स्क्वायर। क्या बनेगा ये 200,000 प्लस ये आ जाएगा आपके पास 500 बनेगा, 500 इंटू 3 का स्क्वायर 9 है तो ये 4500 बनेगा, 9 इंटू 500 माइनस 101,300 इधर आके माइनस हो गया ना, इज इक्वल टू ये 1000/2 करेंगे 500 के साथ आ जाएगा V2 का स्क्वायर। अब आप सिंपली कैलकुलेटर पकड़ें, 200,000 में 4500 ऐड करें, 101,300 को माइनस करें पहले, तो ये पोर्शन आपको जो आंसर देगा दैट इज 103,200। और अब क्या करें, उस साइड पे 500 है उसको इधर ला के आप क्या कर दें, डिवाइड कर दें, इज इक्वल टू V2 का स्क्वायर। तो इस आंसर को जब आप 500 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा V2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 206.4। अब ये V2 का स्क्वायर है, मुझे तो V2 चाहिए। अब दोनों तरफ ले लें अंडर रूट, तो आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी 14.3 निकलेगी और ये वही वेलोसिटी है जो उसने हमें क्वेश्चन में 14 बताई थी, बाय मिस्टेक एक्चुअल 14.3 है। बेसिकली क्वेश्चन कुछ यूं था ना कि हमारे पास ये समझ लें पाइप है और एक तरफ एरिया ज्यादा होगा, दूसरी तरफ जाके एरिया कम हो जाएगा, इस तरह की सिचुएशन थी, ठीक है। और दूसरे एंड पे उसने कहा यहाँ पे एक नोजल है, अब नोजल से पानी जब बाहर निकलेगा तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो वेलोसिटी V2 है, यहाँ पर जो उसकी वेलोसिटी थी वो V1 है, तो मैंने वही बर्नौलीज रिलेशन को यूज किया और इजीली V2 को फाइंड आउट कर लिया और यही चीज हम लास्ट पे लिख देंगे रिजल्ट में। ये डायग्राम आपके क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, ये जस्ट मैंने वैसे ही मेंशन की है। सो वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी थी, कहां पर, उसने कहा था एट नोजल। क्वेश्चन की वर्डिंग ही मैं यूज करना चाहूंगा, वेलोसिटी एग्जिटिंग द नोजल आप लिख लें। सो वेलोसिटी
एग्जिटिंग द नोजल, यानी वेलोसिटी ऑफ वाटर की बात हो रही है, एग्जिटिंग द नोजल इज 14.3 मीटर पर सेकेंड। अब ज्यादा बेहतर वर्डिंग है, वेलोसिटी के बाद आप वर्ड लिख सकते हैं ऑफ वाटर, ज्यादा सूट कर देगा। सो वेलोसिटी ऑफ वाटर एग्जिटिंग द नोजल, रिक्वायर्ड के अंदर भी आप यही काम कर लें, वेलोसिटी और यहां पर वर्ड क्या लिख लें, ऑफ वाटर, ये ज्यादा सूटेबल सेंटेंस बन जाएगा। इस क्वेश्चन के अंदर हमने बहुत सिंपली क्या किया, हमें क्या क्या गिवन था, एक एंड पे वेलोसिटी और प्रेशर गिवन था, दूसरे एंड पे हमें प्रेशर बता दिया था, वैसे तो उसने वेलोसिटी भी बता दी थी, लेकिन हमें वही वेलोसिटी फाइंड आउट करनी थी, नोजल से एग्जिट होने वाले पानी की वेलोसिटी। तो मैंने क्या किया, बेसिकली बर्नौलीज रिलेशन को यूज किया। यहाँ पे हाइट फैक्टर नहीं था क्योंकि हॉरिजॉन्टल पाइप का केस डिस्कस हो रहा है। इसको सॉल्व करते हुए इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की और मेरे पास V2 की वैल्यू 14.3 मीटर पर सेकेंड निकल आई। दिस इज टोटली अबाउट दिस न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल 7 की बात करते हैं। A tank filled with water has a hole at the depth of 5 meter from the surface. Okay. Calculate the velocity of the water flowing. यानी लेट से हमारे पास एक टैंक है, मैं एक टैंक को सिंपली ड्रॉ कर देता हूं। लेट से दिस इज अ टैंक, और टैंक का ये लेट से बॉटम है, ठीक है, और बॉटम के पास यहां पर कहीं भी एक होल है जहां से क्या करना है, पानी ने बाहर निकलना है। कितनी डेप्थ बताई उसने इस होल की, यानी इस होल की लेट से पानी का जो लेवल है वो यहां तक है, तो वो उसने हमें डेप्थ बता दी है फ्रॉम द सरफेस 5 मीटर्स, और ये टोटल इस टैंक के अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक है। हमने करना क्या है, उसने कहा कि इसी होल में से निकलने वाला जो पानी है उसकी वेलोसिटी बताएं, यानी v की वैल्यू बताएं। ओके, हम क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन हमें सिर्फ एक ही चीज बताई जा रही है, दैट इज 5 मीटर फ्रॉम द वाटर सरफेस। क्या चीज गिवन है, वो डेप्थ गिवन है। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं डेप्थ, और डेप्थ के लिए हम एच का वर्ड इस्तेमाल करेंगे 5 मीटर। ओके, और मुझे करना क्या है, चलूंगा रिक्वायर्ड में, और रिक्वायर्ड में मैं लिखूंगा मुझे फाइंड आउट करनी है वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ वाटर लिख लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ वाटर आउट ऑफ द होल, आउट ऑफ द होल, यानी उस होल में से आपने जो पानी निकल रहा है उसकी वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है। तो चलते हैं कैलकुलेशंस की जानिब। तो सबसे पहले हेडिंग बनाएं कैलकुलेशंस, सोचें फॉर्मूला। इस तरह की कैटेगरी में हमने बहुत सिंपल एक फॉर्मूला पढ़ा था कि जब भी इस तरह की सिचुएशन हो तो आपने फॉर्मूला यूज करना है वेलोसिटी का 2gh अंडर रूट, अगर आपको याद हो इस तरह की सिचुएशन में। और ये वेलोसिटी कौन सी थी, बेसिकली ये V2 थी। यहां पानी के नीचे आने की जो वेलोसिटी है वो V1 है, जिसको हमने अप्रोक्सीमेटली 0 कंसीडर किया हुआ है, टैंक के केस में ऐसा ही होता है। और ये वेलोसिटी V2 आपने फाइंड आउट करनी होती है, डेरिवेशन हमने पढ़ी हुई है वहां पर, यहां पर डायरेक्टली आप फॉर्मूला यूज कर लें। बहुत सिंपल हो गया ये तो। 2 इंटू जी की वैल्यू 9.8 है, हाइट की वैल्यू कितनी है 5 है, ऊपर अंडर रूट है, 2 5 10 होता है, 10 इंटू 9.8 करेंगे तो 98 आ जाएगा, और 98 का अंडर रूट आपके पास आएगा 9.9। सो 9.9 मीटर पर सेकेंड इज द रिक्वायर्ड वेलोसिटी। और यही चीज अब लिख देते हैं रिजल्ट में। तो रिजल्ट में मैं लिख देता हूं कि सो रिक्वायर्ड वेलोसिटी, रिक्वायर्ड ये वेलोसिटी है ऑफ द वाटर जो उस होल में से निकलेगा, दैट इज 9.9 मीटर पर सेकेंड। बेसिकली सिंपल सा ये क्वेश्चन था। हमने क्या किया, हमें हाइट गिवन थी, ठीक है, डेप्थ गिवन थी, उसी डेप्थ में पानी के निकलने की स्पीड मुझे चाहिए थी, और मैंने क्या किया, फॉर्मूला यूज किया 2gh, और वही डेप्थ को यहां पर पुट किया, और मेरे पास वेलोसिटी की वैल्यू निकल आई। दैट्स इट। लास्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं। कैलकुलेट द टर्मिनल वेलोसिटी। मुझे टर्मिनल वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है ऑफ द स्फेरिकल रेन ड्रॉप विद द रेडियस। हमें सबसे पहले रेडियस गिवन है, डाटा लिखते हैं, साथ साथ टर्मिनल वेलोसिटी का डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लेंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें सबसे पहले क्या गिवन है, रेडियस। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं वर्ड रेडियस, यानी आर की वैल्यू 0.5 मिलीमीटर है।
तो ये क्या बनेगा, 0.5 है ना, तो 0.5 और मिली का मतलब है 10⁻³ और साथ आ गया मीटर्स। ओके, फॉलिंग थ्रू द एयर, ये हमें गिवन है जी, ईटा की वैल्यू फॉर एयर यहां पर लिख देते हैं, ईटा फॉर एयर दैट इज 19 इंटू 10⁻⁻6 और यूनिट है किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड। ओके, और हमें क्या गिवन है, डेंसिटी ऑफ वाटर भी गिवन है, यानी रो, यहां लिख देता हूं रो किसकी, वाटर के केस में डेंसिटी गिवन है, यानी डेंसिटी भी गिवन है और ये कॉफिशिएंट भी हमें ईटा की वैल्यू भी गिवन है। डेंसिटी हमारे पास है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और मुझे करना क्या है, चलेंगे रिक्वायर्ड में। तो मैंने हेडिंग बनाई रिक्वायर्ड की, और रिक्वायर्ड में हम लिख देंगे जो चीज आपको फाइंड आउट करनी है, एंड दैट इज टर्मिनल, क्वेश्चन के अंदर अगर स्पीड का है या वेलोसिटी का है तो वेलोसिटी का है, तो टर्मिनल वेलोसिटी, और टर्मिनल वेलोसिटी को v के साथ छोटा सा t लिख लेते हैं। ये फाइंड आउट मुझे करनी है। चलेंगे हम कैलकुलेशंस की जानिब, और सोचें 2 मिनट के लिए टर्मिनल वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है। तो आप कहेंगे कि सर हमने फॉर्मूला ये पढ़ा था टर्मिनल वेलोसिटी का, दैट इज 2/9 ईटा मल्टीप्लाई बाय g इंटू आर स्क्वेयर और साथ रो, या g रो आर स्क्वेयर जैसे मर्जी लिख सकते हैं, सिर्फ इसमें r हमें मेन चाहिए था, बाकी सारे कांस्टेंट हैं यहाँ पे। तो वैल्यूज पुट करते हैं और देखते हैं क्या बनता है। 2 मल्टीप्लाई बाय g की वैल्यू आप जानते हैं 9.8 होती है, आर स्क्वेयर क्वेश्चन के अंदर r था 0.5 मिली यानी 10⁻³ ऊपर स्क्वेयर, रो की वैल्यू 1000 है, डिवाइडेड बाय 9, और ईटा की वैल्यू क्या गिवन थी, 19 इंटू 10⁻6, 19 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 आएगी। अब पकड़ें कैलकुलेटर, सबसे पहले क्या करें, आप इस 2 को 9.8 से मल्टीप्लाई करें, तो ये बनेगा 19.6 और साथ आएगा मल्टीप्लाई बाय 0.5 का स्क्वायर होगा 0.25, और ये 10⁻³ का स्क्वायर का मतलब है पावर पावर से मल्टीप्लाई होगी, 10⁻, ये आ गया -6। इस 1000 को भी आप 10⁻³ लिख लें, इजी हो जाएगा 10 की पावर्स में सिंप्लीफाई करना, और यहां पर 19 को आप 9 से मल्टीप्लाई करें, क्या बनेगा ये आपके पास, दिस इज 171, और मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 आ जाएगा। अब ये क्या बनेगा, सिंपल, आप क्या करें, 19.6 है उसको 0.25 से मल्टीप्लाई करें, जो भी रिजल्ट आता है उसको 171 पे डिवाइड कर दें, तो आपके पास ये वैल्यू बनेगी 0.02865, और उसके अलावा 10 की पावर्स क्या बनती हैं, 10 की पावर ऊपर -6 और +3 है, -6 +3, और नीचे वाला 6 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहां पर ये क्या बना बेसिकली, ये -6 और +6 तो कैंसिल हो गया, 10⁻³ आ रहा है, यानी डेसिमल 3 डिजिट आगे चला जाएगा, तो ये बनेगा 28.65, और टर्मिनल वेलोसिटी है तो मतलब मीटर पर सेकंड क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, और यही चीज मैं लास्ट पे लिखने जा रहा हूं रिजल्ट की हेडिंग बना के, तो यहां पर लिख लेते हैं, सो टर्मिनल वेलोसिटी इज, टर्मिनल वेलोसिटी कितनी निकल आई मेरे पास, यहां पर लिख लेते हैं, इज 28.65 मीटर पर सेकेंड। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, हमने क्या किया, हमें इस क्वेश्चन के अंदर रेडियस ऑफ द रेन ड्रॉपलेट गिवन था, उसके अलावा ईटा और रो की वैल्यूज गिवन थी, और टर्मिनल वेलोसिटी चाहिए थी, मैंने फॉर्मूला यूज किया, सारी वैल्यूज हमें पता है, वैल्यूज को पुट किया, सिंप्लीफाई किया, और मेरे पास टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू 28.65 मीटर पर सेकेंड निकल आई। दिस इज टोटली अबाउट दिस लास्ट न्यूमेरिकल।